नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने संबोधित कहा, जहां पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। साथियों, हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों की भी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारी नजर सिर्फ स्थानीय बाजार पर ही नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। आज यहां जुटे सभी स्टेक होल्डर से मेरा आग्रह है कि वो विश्वकर्मा साथियों की हैंड होल्डिंग करें, उनमें जागरूकता बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसके लिए आप सबसे आग्रह है कि हम सब जितना जमीन से जुड़े लोगों से जुड़े, इन विश्वकर्मा साथियों के बीच कैसे जाएं, उनकी कल्पनाओं को कैसे पंख दें। साथियों, कारीगरों, शिल्पकारों को हम वैल्यू चेन का हिस्सा बनाकर ही उन्हें मजबूत कर सकते हैं। बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र। साथियों, चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आरोपियों से घिरे तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इस पर उनकी पत्नी ने बताई कि तबीयत खराब है, सीबीआई से मांगा है समय। और बताते चले कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के कथित आरोपों से घिरे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को सीबीआई में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन तेजस्वी की ओर से कहा गया है कि वे फिलहाल सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य कारणों के हवाला दिया है और कहा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ कारण सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के छापे के बाद तेजस्वी की पत्नी को शुक्रवार को शाम दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर गर्भवती हैं उनकी पत्नी। वहीं बताते चले 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीवी की समस्या के कारण बेहोश हो गई है। इसी वजह से अब तेजस्वी ने कहा है कि सीबीआई के सम्मन पर आज पेशी के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो बता दें कि लगातार सीबीआई की जांच के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने दरअसल बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सीबीआई के सम्मन को अभी वो आ नहीं सकते।
तो वहीं नीतीश कुमार का बयान सामने आया जहां पर तेजस्वी को सीबीआई के सम्मन पर वो बोले कि हम साथ हैं इसलिए रेड हो रही है। वही तेजस्वी यादव को सीबीआई के सम्मन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 में भी रेड हुआ था, फिर हम अलग हो गए, अब हम एक साथ आए हैं तो फिर से रेड हो रहा है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं आपको। कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं। हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए। और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो से भी मिले थे। तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत प्रसन्न, उसमें एक महिला भी एमएलए थी, बहुत अच्छे ढंग से बात देखा। हमने बता दिया भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है ना, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसके जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। तो अभी जो हम फिर दोबारा करवाए तो अभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने 82 लाख लोगों ने छोड़ दिया। तो हमने कहा था भी महिला पुरुष सबका पता करिए। इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई, आप देख रहे हैं ना। अब बाजार में सब चीज कैसे बिक रहा है, लोग खा रहे हैं से। अब पहले लोगों का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे। बहुत शांतिपूर्ण बोली भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो हो। ईडी के रेड पे क्या कहेंगे? पटना से लेकर दिल्ली, बम्बई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, फिर बुलाया गया। कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर। आप जानते हैं अभी 2 बार हाल में मीटिंग हो तक गए नहीं। सीपीएम का जो था हो रहा था तो भाई इसमें माले का उनको उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग सातों पटिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया। कुछ रिस्पॉन्स कह ही रहे हैं, तो बाकी लोग आते हैं सब कह रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या फाइनली करेंगे सब कुछ सोच करके तो होगा जो। सर 2 क्या महीने 2 बार डिप्टी सीएम को समन किया गया है। कैमरा का है 4 फरवरी को आज बुलाया गया, आगे कर लिया क्या कर रहा है तो न जाने। तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास क्या आपको लगता है ये मिसयूज है सीबीआई और ईडी का? अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। और तब भी तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर? किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पे? कौन चीज पर? सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। यहाँ हम क्या हम क्या चाहते थे बोलिए?
तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा। बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। हम क्या लगता मनीष सिसोदिया, के कविता, इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है सर। तमाम विपक्षी पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। इस तरीके तो से हो जाए, वो लोग तो बता ही देंगे आपको, जिन पर क्या बता सकते हैं। वो तो जिन पर होता है तो ये लोग सब लोग बता देते हैं। ठीक, गठबंधन बदलने की बात भी चल रही है सर। कहाँ गठबंधन बदल नहीं ना सर। अरे हम नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जहां पर आप पर उसने निशाना साधा है और कहा है कि आप सवालों के जवाब नहीं दे रही है, और साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचारों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश पहले लालू पर कार्रवाई चाहते थे लेकिन अब वो उन्हें बचा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार का समय था, न्यूज़पेपर खोलिए, केवल घोटाला, 2G घोटाला, 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कोलगेट घोटाला, कांग्रेस के समय का 214 जो माइनिंग के लाइसेंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। CWG घोटाला, खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। जीजाजी घोटाला, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की यह उम्मीद है, जो भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जनता कह रही है न्याय होना, भ्रष्टाचार से जो रुपया वसूला है उसको वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, यह जनता का अधिकार है, यह लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी सोच से जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनमें इतनी नैतिकता नहीं बची कि ये बाहर निकलकर आए और जनता को बताएं कि आरोप ये हैं और सत्य ये है, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य है, और देखिए हम आपकी अदालत में भी आए हैं और हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। नहीं, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और इसीलिए ये ना न्यायालय जाते हैं और ना जो सवाल जनता पूछ रही है उसका ये उत्तर देते हैं। तीसरा, हमने देखा BRS की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है,
जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। और प्रतीत ऐसा होता है, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है। सरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि बीजेपी के रास्ते पर ही कांग्रेस चल रही है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। खुशी है इस बात की कि आज मैं एक बघेला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है। गुजरात कई बार और कई मौकों पर मैं आया हूं। गुजरात की धरती ने हमेशा संदेश दिया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने जन्म लिया था यहां पर, और आज भी यमुना के किनारे लोग जाकर के सत्य अहिंसा के लिए संकल्प लेते हैं। भगवान कृष्ण ने जहां जन्म लिया था यमुना के किनारे, और उन्होंने आखिरी सांस ही गुजरात में ली थी। ये रिश्ता यमुना का और उत्तर प्रदेश। सत्य अहिंसा का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, उस रास्ते पे भारत चला और भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है। वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। गांधी के देश में अहिंसा का रास्ता ही जिसका बुलडोजर ने ले लिया, और फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और गुजरात में अगर ये बात हम पूछें, गुजरात के लोग तो मैं जानता हूं, और खासकर उद्योगपति यहां के कई बार मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि अरे इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। खुशी है इस बात। आप नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते ही सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन में बीजेपी बन गई है। और भी क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के एमएलए को बेल तक दिलवा दी, एंटिसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ईडी और सीबीआई कोर्ट से बेल दिलवाती है। उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है। हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवाकर, जुलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ,
मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं जहर खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक। तो वहीं महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान आया है कि मेरे पिता मेरा शोषण करते थे, परिवार ने मेरी मदद की है इस सब से निकलने की। आपको बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ये बयान आया है जहां पर उन्होंने ये बताया कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है, मुझे अभी तक याद है। मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें। और ये संघर्ष मैंने चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी के दफ्तर में कविता बीआरएस ने लगाए पोस्टर की बाय बाय मोदी के पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कविता पहुंची, जहां पर 7 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। कविता से पूछताछ जारी है। पेशी से पहले हैदराबाद में बीआरएस ने पोस्टर लगाए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगाए गए पोस्टर में एक तरफ अन्य दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ के कविता को दिखाया गया है। बहुत बड़ी टिप्पणी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच अलग अलग सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई और सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं शुक्रवार को उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। उन्होंने राज्य को केंद्रीय पूल से मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया है। तो वहीं जयपुर में वीरांगनाओं ने सांसद करोड़ी लाल मीणा से बदसलूकी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता जब मुख्यालय से सहकार भवन की ओर जा रहे थे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक मदन दिलवार पुलिस के पैरों में लेट गए और वहीं बैरिकेड पार करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के पैरों में चोट लग गई। तो वही अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक ड्रग कंट्रोल का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि 60 करोड़ का हेरोइन बरामद किया है। कंट्रोल के 3 सक्रिय सदस्यों के दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 3 दवा आपूर्तिकर्ता फ्रीमिक मूल के हैं, यानी 2 नाइजीरिया से हैं और 1 कोटे डी आइवर से हैं। दिल्ली और नोएडा में 14 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर से 3 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 60 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कथित तौर पे कार्रवाई करते हुए इन तीनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर
इतनी बड़ी खेप कहां पहुंचाई जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसकी बात करें तो इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए बताई गई है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये हीरोइन आई कहां से थी और किसे सप्लाई की जा रही थी। दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार ट्रैप करके इन तीनों नाइजीरियन को धर दबोचा है दिल्ली के स्पेशल सेल ने। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, ऑन का न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में आने वाले हृदय के मरीज जहां हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर मुफ्त इलाज कर रहे हैं, तो वहीं बादशाह खान अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे हार्ट सेंटर के डॉक्टरों ने मात्र 4 मिनट 12 सेकंड में एक हार्ट अटैक के मरीज की जान बचाकर उसे नया जीवन देने में सफलता हासिल की है। डॉक्टर साहब, मेरे डॉक्टर ने बहुत मदद करी। मैं रो रही थी, फड़फड़ा रही कि माँ रो मत, बचाने वाला भगवान मैं पहले कर रहा हूँ। मेरी बेटी गई पर्ची बनवाने के लिए नीचे, आधार कार्ड की, मैं ही थी अकेली, कम से कम 20 लोग मेरे को समझा रहे। डॉक्टर मेरे लिए भगवान बन के ही आए, मेरे बच्चे को बचा दिया। कल सुबह 9:30 बजे करीब घर पे मेरे को अचानक लेफ्ट हैंड में और चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ था, तो हम डब्बा रहते हैं किसी तरह से यहाँ पे आए ऑटो में, और यहाँ आते ही बस डॉक्टर साहब को ओपीडी में चेक करवाया, तो उन्होंने जैसे ही मुझे चेक कर रहे थे उसी दौरान में स्टूल से गिर गया नीचे। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, तो फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा गया, वहाँ पे चेकअप वेकअप किया और 15-20 मिनट में मेरा ऑपरेशन करके भी मुझे बाहर कर दिया गया था। तो मतलब बाद में बता रहे थे सभी मिलने वाले पड़ोसी जो भी आसपास मेरे बेडों पे हैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सभी लोग बता रहे थे कि मतलब उस टाइम आपको होश भी नहीं था, आँखें ऊपर चढ़ गई थी, और डॉक्टर साहब ने करंट में बस इतना एक्शन लिया कि 15 मिनट में ओके कर दिया। हाँ जी, मुझे होश आ गया था 15-20 मिनट में ही, मैं अपनी फैमिली को पहचान रहा था। तो पैसे कितने दिए आप? पैसे नहीं लिए सर हमसे कुछ भी। अच्छा। हाँ जी। क्यों? वो सर हमारे पास कुछ कार्ड वार्ड से बने हुए थे, आयुष्मान वगैरह। अच्छा। और बीपीएल कार्ड भी था सर, तो हमसे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए गए। तो सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला? जी, बहुत अच्छा मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि समय पे रहते हुए अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज़ को सही पूर्ण रूप से इलाज मिल जाए तो जान इस दौरान में बचाना संभव है। 4 मिनट 12 सेकंड उसके लिए ज़िंदगी के वो बहुत कीमती सेकंड रहे जब उसको पूरा प्रोसीजर करा गया, उसको स्टंट डाला गया और उसकी जान को बचाया गया। कौन था मरीज़, कहाँ से आया था? मरीज़ की उम्र तकरीबन 39 ईयर्स थी। ये कल मेरी ओपीडी में आया। ओपीडी में जब मेरे पास आया सिर्फ हमने यही बात करी थी कि हार्ट अटैक आया है, एडमिट हो जाइए, बस यही सिर्फ इतनी ही बात हुई थी और मरीज़ एकदम से नीचे गिर गया। जब वो गिरा उसका सिर नीचे एकदम से लगा और बिल्कुल होश में नहीं था मरीज़। तुरंत हमने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पेशेंट को सीसीयू में शिफ्ट किया। सीसीयू में जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ पर हमने देखा कि मॉनिटर पे कि पेशेंट को वीटी चल रहा है। वीटी एक बहुत ही जानलेवा, एक घातक रूप से एक दिल की धड़कन होती है जो ज़्यादातर हार्ट अटैक के मरीज़ों में देखी जाती है और एक मुख्य कारण रहता है हार्ट अटैक के मरीज़ों की जान ले जाने का। तो जब वीटी चल रहा था तो उसका एक ही इलाज होता है कि हमारे को उस टाइम पे पेशेंट को बिजली के झटके देने होते हैं, तो हमने तुरंत वही दिया। 2 बार बिजली के पेशेंट को झटके दिए, उसके बाद वो होश में आया। जैसे ही होश में आया, बिन कोई समय ना गवाते हुए हमने उसको तुरंत कैथ लैब में शिफ्ट किया। कैथ लैब में शिफ्ट करते ही और बाहर निकालने में हमारा टोटल प्रोसीजर टाइम 15 मिनट का था, जिसमें एग्जैक्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं 4 मिनट 12 सेकंड में हमने पेशेंट के अंदर जो हम करते हैं सारा काम, प्रोसीजर डालना, स्टंट डालना, तारे डालना, एंजियोग्राफी करना, वो करके हम बाहर निकले। डॉक्टर साहब, फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।